नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमांशी प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूँ। माई स्टोरी सीरीज में इस बार अपनी स्टोरी बतला रही हैं असीमा भट्ट जी। नमस्कार, मैं हूँ असीमा भट्ट। मैं एक थिएटर एक्टर हूँ, फिल्म एक्टर हूँ, टीवी एड वेब सीरीज़ भी करती हूँ। मैं लिखती भी हूँ, डायरेक्ट भी करती हूँ, थिएटर भी पढ़ाती हूँ। मैं काउंसलर भी हूँ, ब्लॉगर भी हूँ, यूट्यूबर भी हूँ और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं हूँ असीमा भट्ट। गया नवादा बिहार की रहने वाली हूँ। मेरे पिता कॉम्रेड सुरेश भट्ट बहुत बड़े कम्युनिस्ट, क्रांतिकारी, समाज सेवी, देश के लिए बहुत कुछ काम किया था उन्होंने। मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई मगध यूनिवर्सिटी से हुई। वहाँ से मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी में एमए किए हैं। और पढ़ाई को लेके, स्टडी को लेके थोड़ा मैं कंफ्यूज थी। कभी लगता था मैं जर्नलिस्ट बनूं, कभी लगता था कि साइकेट्रिस्ट बनूं। तो जर्नलिज्म भी किया मैंने। न भारत टाइम्स में जॉब किया, हिंदी अखबार आज में काम किया, पाटलिपुत्र टाइम्स में काम किया, हिंदुस्तान में काम किया और भी कई अखबारों में काम किया है। और अभी भी मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। और चूँकि एनएसडी भी आना था, क्योंकि नाटक का भी मन था, तो वहाँ से फिर मैं एनएसडी चली आई। बस। तो आपने ऐसा बताया कि आप अखबारों में भी काम करते थे, जी। उस पर कैसे रुचि हो गई आपकी? आई थिंक, देखिए, मेरे पापा ने कभी कहा नहीं कि वो मुझसे क्या चाहते हैं, पर मैं ऐसा महसूस करती थी कि पापा को ये लगता था कि मैं जर्नलिस्ट बनूं, क्योंकि मेरी बातचीत, मेरे सोचने बोलने का जो तरीका था वो बहुत ही कहना चाहिए बोल्ड इन द सेंस कि कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहती थी, लिखती थी। जो स्कूल कॉलेजों में जो कंपटीशन होता है ना, लेखन प्रतियोगिता या वाद विवाद प्रतियोगिता, तो उसमें हिस्सा लेती थी और अक्सर मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिलता था। बहुत कम ही हुआ कि मुझे सेकंड या थर्ड मिला हो। तो मैंने महसूस किया कि कहीं पापा के मन में ये है। और कुछ अगर लिखती थी, जो लोकल जो मैगज़ीन्स होते थे कॉलेजों के या वहाँ के कुछ अखबार थे, जैसे नवादा टाइम्स, तो पापा जिस तरह उसको देखकर मुझे कहते थे और पढ़ो, अच्छा लिखो। तो इससे मुझे लगा कि शायद वो चाहते हैं। और पापा मेरे लिए हमेशा मेरे आइडियल रहे, तो मैं उनकी खुशी के लिए चाहती थी कि जर्नलिस्ट बनूं। और हाँ, मैं दो और नाम लेना चाहूँगी। उन दिनों पटना में दो महिलाएं बहुत अच्छा लिखती थीं। वो दोनों आज भी हैं मेरे संपर्क में। एक का नाम है मणिमाला जी और दूसरे किरण शाहीन जी। और वो बड़े बड़े आधे आधे पन्ने का लेख लिखती थी और उनके बारे में कहा जाता था कि क्या लिखती हैं महिला होकर। तो कहीं ना कहीं ये भी मेरे मन में था कि मैं उनकी तरह लिखूं। तो एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि साक्षात नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो लोग मेरी गुरु रही हैं और उनसे मैंने बहुत प्रेरणा ली। इस विषय में थोड़ा सा पूछूंगा आपसे कि पत्रकारिता को आमतौर पर आप जिस समय की बात कर रही हैं, जी उतना अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता था। और बिहार में जैसे जी कहा जाता है बच्चे या तो बैंक में पीओ बने, जी आईएएस बने, आईपीएस बने या ये काम करे, जी फिर जी। भी आप पत्रकारिता क्षेत्र में उस समय आए कैसे? अब मेरे भी फैमिली में ये था, जो मेरे जो ननिहाल साइड है उनको उतना नहीं पसंद था, क्योंकि उनको लगता था पत्रकारिता जो है, जब कोई कुछ नहीं बनता तो पत्रकार बन जाता है। तो पर मैं तो पढ़ लिख कर आई थी और अच्छे अखबारों से मेरी शुरुआत हुई। तब आलोक मेहता जी एडिटर थे नवभारत टाइम्स के। उसके बाद अरुण रंजन जी मेरे एडिटर हुए। और जो लोग मेरे, मतलब मैं जिनके संपर्क में रही, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। बाबा नागार्जुन के बड़े बेटे सुकांत भैया थे नवभारत टाइम्स में, नवेंदु भैया हैं, अभी भी हैं। तो इन लोगों ने हाथ पकड़ के जैसे मुझे पत्रकारिता सिखाया। और जब मेरे आर्टिकल छपने लगे, बड़े बड़े छपने लगे, फर्स्ट पेज पे ही आ गए थे,
एडिटोरियल पेज पे आ गए थे। तो तब जब नाम छपता था तो मेरे परिवार को बहुत गौरव महसूस हुआ, तो मुझे कोई विरोध नहीं सहना पड़ा। किस नाम से लिखती थी आप? मैं तब क्रांति भट्ट के नाम से लिखती थी। मेरा जो बाय बर्थ नेम है, पिता का दिया हुआ नेम है, जी। वो क्रांति भट्ट है। क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी है। मैं मम्मी पापा के शादी के 15वें साल हुई हूँ, 14 साल के बाद उनकी शादी के 15वें साल में। और ये बड़ी अजीब बात है कि बिहार में तब जब बेटियां होती थीं तो लोग कहते थे आओ बेटी हो गई। तो मेरे अपने चाचा जी जो अब नहीं हैं, मैं उनकी आत्मा को नमन करती हूँ, उन्होंने कह दिया था कि इतने सालों बाद हुई भी तो बेटी हुई। तो तब मेरे पापा जी ने उनको डांटते हुए कहा था बेटी नहीं क्रांति है, और मेरा नाम क्रांति भट्ट पड़ा। मैं ऑफिशियली क्रांति भट्ट ही हूँ, लिखती भी क्रांति भट्ट के नाम से ही थी। मेरे जो पुराने आर्टिकल्स हैं और जो एनएसडी किया है मैंने, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ से भी मैं क्रांति भट्ट ही हूँ। उसके बाद मेरा नाम चेंज हुआ। आपने ये नाम क्यों रखा असीमा भट्ट? मैंने नहीं रखा, इसके पीछे भी देखिए लोग कहेंगे कि मैं बहुत फिल्मी कहानी सुना रही हूँ, पर ऐसा है नहीं। ये एनएसडी के भी बहुत सालों बाद, यानी 3-4 साल बाद मैं एक नाटक कर रही थी जिसमें मैं यशोधरा, गौतम बुद्ध की पत्नी की भूमिका निभाती थी। तो वो नाटक कर रही थी और आपको पता है कि यशोधरा रानी थी, तो बहुत गहने लगधक, वो बहुत भारी सी साड़ी थी। डॉली आहलूवालिया हैं, उन्होंने वो कॉस्ट्यूम किया था। तो बहुत पर्टिकुलर टाइप की बहुत बड़ी सी साड़ी थी, अलग तरह से वो ड्रैप करना था और अलग तरह से। तो एक तो उतनी बड़ी साड़ी नवारी की तरह 9 गज की, ऊपर से भारी सिल्क और बनारसी मिक्स, और ऊपर से बहुत सारे मतलब यहाँ से यहाँ तक गहने ही गहने। तो वो शो करते करते मैं बहुत थक जाती थी और गर्मी भी लगती थी। तो नागपुर में शो हो रहा था, तो जब मेरा सीन आता था मैं स्टेज पे जाके कर आती थी, और जब एग्ज़िट होती थी तो जाके स्टेज के बाहर एक खुला मैदान था, तो मैं वहाँ बैठ जाती थी, क्योंकि 2-3 सीन का गैप होता था। तो मैं रिलैक्स होने के लिए कि हाँ ऐसे। तो उधर से एक काका गुजर रहे थे, मैं उनको काका कहती हूँ, उनका नाम राजा करवाड़े है, जो नागपुर में रहते हैं। तो वो पीछे से बैक स्ट्रीट से घूमते हुए बहुत बड़े मैदान में हो रहा था। तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने स्माइल दिया और पूछा तुम्हारा नाम क्या है रे? तो मैंने कहा क्रांति। वो मुझे देखकर मुस्कुराए और उन्होंने कहा क्रांति नहीं, तेरा नाम असीमा होना चाहिए। और पता नहीं क्यों वो साउंड मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पोइटिक लगा। और मैं दिल्ली जब लौटी तो मेरी एक दीदी थी, बगल में रहती थी, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट थी वो, अपर्णा त्यागी। उनके घर में बहुत आती जाती थी। तो पता नहीं क्या हुआ, एक दिन नाश्ते पे पैर झुलाते झुलाते मैंने बोल दिया दीदी मेरा नाम मुझे बदलना है। कह रही क्या बदलना है? मैंने कहा असीमा, एक अंकल मिले थे ना, उन्होंने कहा असीमा रख लो। तो पता नहीं मैंने तो बोल दिया, और आई वॉज नॉट दैट मच सीरियस। शाम तक दीदी घर लौटती है, मुझे घर बुलाती है, आसपास ही घर था, कहती घर आ जा। मैं घर आई तो हैप्पी डिपिट यानी उन्होंने लीगल प्रोसेस भी कर दिया था कि आई असीमा भट्ट, डॉटर ऑफ सुरेश भट्ट, आई हैव चेंज माई नेम फॉर असीमा भट्ट फॉर ऑल पर्पज़। तो मुझे ये पता भी नहीं था कि नेम चेंज की ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, पर दीदी ने ये कर दिया। अनफॉर्चुनेटली वो भी अब नहीं रहीं, उनको कैंसर था, शी नो मोर। पर उनकी एक बेटी है छाया, उनके पति हैं राजेश त्यागी जी, जो सुप्रीम कोर्ट में हैं। दे आर स्टिल माई फैमिली। बहुत मुझे जब भी ज़रूरत होती है मैं एक कॉल करती हूँ और दादा इज़ देयर, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में हूँ, मुझे कुछ लीगल सजेशन लेने होते हैं, तो ही इज़ ऑलवेज़ देयर। अच्छा असीमा जी, आपसे एक और बात जान रहे थे। आप पत्रकारिता में आ गए, उसके बाद रंगमंच पर कैसे आए आप?
रंगमंच में ऐसा था, मैं इप्टा से जुड़ी हुई थी। मेरे पिताजी इप्टा के फाउंडर मेंबर रहे थे, गया इप्टा से, तो उनका रुझान उस तरफ भी था। दरअसल आप कहेंगे कि मैं घूम फिर कर के पिताजी का ज़िक्र ले आती हूँ। दरअसल वो हरफन मौला थे, साहित्य में वैसे, थिएटर में वैसे, सिनेमा में वैसे। शायद लोगों को पता नहीं हो, उनका महेश भट्ट जी से भी अच्छी दोस्ती थी। तो इप्टा मैंने ज्वाइन किया, पटना इप्टा, और वहाँ नाटक किया करती थी। शौक किया, करियर बनेगा ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन वहाँ जो भी मेरे लोग को एक्टर्स थे, वो लोग बहुत प्रोत्साहित करते थे कि तुम अच्छी एक्टर हो, तुम्हें एनएसडी जाना चाहिए। और तो और मेरी एक डॉक्टर थी, मतलब जो जिनके यहाँ मैं कभी कभी ट्रीटमेंट के लिए जाती थी, जो छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर शाहिदा हसन, तो उनके पास जाती थी। और उन्होंने भी अखबार में देखा था, मेरे नाटकों की चर्चा छपी थी, उन्होंने पढ़ा था, तो अरे क्रांति तुम नाटक भी करती हो? तो मैंने कहा जी। तो कहते अरे तुम्हें तो और अच्छा काम करना चाहिए। मेरी एक और टीचर थी, मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगी। मैं एक बात बता दूँ, मैं आज जीवन में जो कुछ भी हूँ, मेरे जीवन में वो लोग मिले, ऐसे लोग मिले जिनकी वजह से मैं यहाँ तक ऐसी हूँ। और मेरे व्यक्तित्व में इतना, अगर जो लोग कहते हैं कि इतना सब कैसे भरा है, ये उन लोगों की छवि है थोड़ी थोड़ी। मेरी प्रोफेसर थी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डॉक्टर आत्मा प्रसाद। जब मैंने साइकोलॉजी में, ह्यूमन साइकोलॉजी एमए करने के लिए आई, तब मुझे पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करनी थी, क्योंकि तब तक मैं घर से भाग चुकी थी और मुझे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला था। शुरू से पापा ने एक बात मुझे बताई थी कि सच बोलो सुखी रहो, तो कुछ घाल-मिल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एडमिशन तो ले लिया, मैं नौकरी भी कर रही थी, तब मैं आज अखबार में कर रही थी। तो बहुत मैंने मैडम से कहा, जो मेरी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है, मैंने कहा मैम मैं नौकरी भी करती हूँ, तो मैं क्लासेस कैसे अटेंड करूँ, क्योंकि 10 के बाद कॉलेज होता था और 10 के बाद ही ऑफिस। मैं इस बात के लिए जब भी उनकी याद आती है, मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं ये बताते हुए कि सिर्फ मेरे लिए, मेरे क्लास में 33 या 34 लड़कियां थीं साइकोलॉजी में, और सिर्फ मेरे लिए उन्होंने मॉर्निंग क्लास लगाया, एक अकेले स्टूडेंट के लिए 8 बजे से 10 बजे, ताकि मैं 8 बजे से 10 बजे क्लास करूं और 10 बजे मैं ऑफिस जा सकूं। उनको भी एक दिन पता चला, क्योंकि मैं नाटक भी कर रही थी, ऑफिस के बाद सीधा इप्टा जाती थी रिहर्सल के लिए, नाटक के लिए, तो उसके भी कटिंग पेपर में छपा और उन्होंने देखा, आत्मा मैम ने। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्रांति तुम नाटक करती हो? और मुझे अब लगा कि अब तो मुझे डांट पड़ेगी कि तुम, मतलब तुम्हारे लिए क्लासेस मैंने मॉर्निंग में किए और तुम नाटक कर रही हो। तो मुझे बहुत डर लग गया कि मैं हाँ बोलूँ या ना। तो वो बड़े प्यार से कहती हैं, पता है मेरा देवर भी एक्टिंग करता है, बढ़िया एक्टर है। तो मैंने कहा कौन मैम? तो उन्होंने कहा शेखर सुमन। तो शेखर सुमन तब तक बड़े नाम हो चुके थे, मैंने उनकी फिल्में में देख चुकी थी। तो उन्होंने कहा वो वहाँ से दिल्ली से जाके ना श्री राम सेंटर से किया है, बहुत अच्छा एक्टर है। तो ये जो सपोर्ट मिलता रहा, ये जो मुझे हर तरफ से लोगों ने बहुत पैम्पर किया, ये सब मेरी जो है कमाई है, ये मेरा धरोहर है। सीमा जी, एक और बात, आप बिहार से हैं, नवादा से हैं, पटना में रहे। बिहार में अमूमन जो अभी पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों की शादी जल्दी हो जाए या समय पर हो जाए, उसके बारे में बताइए। आपकी शादी जो हुई कब हुई, किससे हुई? मेरी शादी हुई है 93 में, और 5 जुलाई 93 को मेरी शादी हुई। लेकिन उससे भी दिलचस्प है जो आपने कहा कि बिहार में माँ बाप चाहते हैं कि जल्दी शादी हो जाए। तो पापा तो नहीं, पापा चूँकि हमारे साथ नहीं रहते थे। पापा जो इमरजेंसी में जेल गए, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया था,
और उन पर एक केस चला कम्युनिस्ट होने का, क्योंकि वो एक अखबार निकालते थे, बुलेटिन निकालते थे जिसका नाम था लाल सलाम। तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि लोग आखिर लाल सलाम से इतना डरते क्यों हैं। तो ये उनका जो प्रेस था, हैंड प्रिंट होता था उस समय, जब्त कर लिया गया और उन्हें जेल दिया गया और जेल में पापा 7 साल रहे। तो उसके बाद जब वो जेल से बाहर आए तो घर में नहीं रहे, वो बाहर ही रहे, देश के लिए काम करते रहे। लेकिन आप कहेंगे कि फिर आपकी ऐसी बॉन्डिंग कैसे है? इसलिए कि मुझे एक पोस्ट कार्ड लिखा करते थे, साल में एक आध, लेकिन उस एक पोस्ट कार्ड में वो इस तरह से बातें लिखते थे मेरे लिए, 2 पंक्तियों में, जैसे कोई मूल मंत्र हो। जैसे वो लिखते थे, आप क्रांति हैं, आप कभी हार नहीं सकती। वो लिखते थे कि क्रांति सब कुछ कर सकती है, आपको चिंता नहीं करना चाहिए। तो ये 2-2 लाइन के जो स्लोगन होते थे ना उनके, वो मुझे एनर्जी देते थे। तो इसलिए मैं पिता से इतनी क्लोज़ हूँ, दूर रहते हुए भी। मेरे पिता को ये नहीं पता था कि मेरा बर्थडे कब है। मेरे पिताजी को ये भी नहीं पता था कि मैंने कौन सी डिग्री ली है, कहाँ तक पढ़ाई की है, किस कॉलेज या किस स्कूल से। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे जैसे पिता सभी बेटियों को मिलें तो वो कभी दुखी नहीं होगी, हारेगी नहीं, टूटेंगी नहीं। क्योंकि ये जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपकी बेटियों का बर्थडे कब है और बेटियों को आप प्रिंसेस की तरह गिफ्ट क्या देंगे। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बेटियों की परवरिश कैसे करते हैं, उनका आत्मविश्वास कैसे आप बढ़ाते हैं। तो पापा तो बाहर थे, लेकिन अब माँ के ऊपर जिम्मेदारी थी कि बाप नहीं है, बेटी की शादी जल्दी कर दो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। तो मेरी शादी लगभग जब मैं 10वीं में थी तय हो गई थी। कोई अमीर घर का कोई लड़का था और हमारे यहाँ तो बस ये देखा जाता है लड़का अमीर हो ताकि हमारी लड़की जो है राज करे। तो ये देख के बिना मेरी पसंद जाने पूछे पता चला कि तय है। तो मेरी तब उस समय परनानी जिंदा थी एंड शी वॉज़ वेरी मॉडर्न। तो उनसे मैंने कहा था नहीं मैं अभी नहीं करूँगी। तो माँ तो बुरा मान गई थी, लेकिन कि बाप भी नहीं है और बड़ी हो गई, नहीं करने से लोग हम थूकेंगे ये वो। पर फिर मेरी परनानी ने कहा नहीं नहीं बेटी बच्ची का मन नहीं है तो पढ़ने दो, आगे पढ़ने दो। तो इस तरह से मैं पढ़ने का बहाना लेके कि मुझे कॉलेज जाना है, तो वो बात वहीं बंद हुई। फिर मैंने कॉलेज किया, इंटर किया, बीए किया, एमए किया। तो जब मैं पत्रकारिता कर रही थी और पढ़ाई भी कर रही थी और नाटक भी कर रही थी, तो उन्हीं दिनों एक पोइट हैं हिंदी के जिनका नाम आलोक धनवा है, उन्होंने शादी के लिए कहा और शादी हो गई। इट वाज लव मैरिज कह सकते हैं, लव का मैरिज, क्योंकि तब भी बहुत इच्छा नहीं थी। दरअसल मैं शादी करना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं अपने भाई बहन में सबसे बड़ी हूँ। मेरे 3 और छोटे भाई बहन हैं और पापा चूँकि जब देश सेवा के लिए चले गए तो मुझे लगता था कि घर में मुझे माँ के साथ पिता की तरह खड़े होना है, साथ निभाना है। तो इसलिए मैं नौकरी करते हुए जितना बन पा रहा था, घर को हेल्प करना, भाई बहन को हेल्प करना करती थी। तो शादी मेरे एजेंडे में था नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत प्रस्ताव रखा, बहुत जैसे कहते हैं रिक्वेस्ट करना। बहरहाल उन दिनों में मैं 2-3 साल तक पापा से नहीं मिली थी, लेकिन अचानक पापा फिर पटना में अचानक उस दिन मिले और मेरे पास बातें बहुत थी करने के लिए क्योंकि वो जमा हो जाता था। तो मिले और उस समय मुद्दा यही था कि अरे वो क्या ऐसा ऐसा है, मैं क्या करूं। तो पापा ने कह दिया कि मैं जितना उसको जानता हूं कर सकते हो, इफ़ यू हैव फीलिंग फॉर हिम गो अहेड। तो पापा ने जब ऐसा कहा ना, तो क्योंकि पापा उनको पहले से जानते थे, उनके बड़े भाई मेरे पापा के दोस्त थे, तो कुछ फैमिली मैटर था और उनको लगा होगा, तो उन्होंने हाँ कह दिया। पापा के हाँ कहने पे मुझे लगा कि जैसे कोई एक होता है ना कि आपके, हाँ, तो मैंने वो जो भी है, पर इसमें हम दोनों के पापा की भागीदारी थी पूरे परिवार की। हाँ, माँ को मैंने नहीं बताया था। इस बात के लिए मैं आज भी कैमरे पे माँ से माफ़ी मांगना चाहती हूँ
कि मुझे ये डर था कि ये इंटरकास्ट मैरिज है, ये एज गैप वाला मैरिज है और माँ इसके लिए कभी राज़ी नहीं होंगी। तो मैंने ये बात छुपाई थी और माँ को मेरी शादी की खबर अखबारों से लगी थी। मैं मानती हूँ कि जब मैं बड़ी हुई तो मुझे ये महसूस होता है कि अगर मेरी बेटी होती और बिना बताए शादी करती और मैं अपनी बेटी की खबर अखबार में देखती तो मुझ पर क्या गुजरती। इसलिए मैं वैसे भी माफ़ी मांग चुकी हूँ। आज भी मौका मिला है तो मैं पब्लिकली माफ़ी मांगती हूँ कि मैं पापा की इतनी सर चढ़ी थी और लगा कि पापा साथ हैं तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। बट आई वॉज रॉन्ग एंड आई एडमिट इट। सो बहरहाल शादी हो गई और हम अब साथ भी नहीं हैं, लेकिन इसके लिए भी कोई रिग्रेट नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर हम दोनों की केमिस्ट्री आपस में नहीं मिली, अगर हम लोग एक दूसरे के साथ रहने के में खुश नहीं थे या कुछ भी था तो ठीक है। मुझे लगता है वही जो फिर साहिर साहब ने कहा है कि जब ताल्लुक़ बिगड़ जाए वो अफसाना जिसे, तो ठीक है। अब कोई रिग्रेट नहीं है। मैं बड़े आराम से अलग हूँ, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ। नो रिग्रेट। और आपके बच्चे? मेरे बच्चे नहीं हैं, वैसे नहीं हैं, पर वैसे मैं बहुत सुखी माँ हूँ। मैं अगेन कहूँगी कि गॉड ने मुझे बहुत ब्लेस किया है कि मैं वो माँ हूँ जो बिना जन्म दिए कई बच्चों की माँ है। मैं पढ़ाती हूँ, मैं एक्टिंग पढ़ाती हूँ, थिएटर पढ़ाती हूँ, मैं थिएटर थेरेपी करती हूँ। मैंने कई सारे एनजीओ में, स्लम्स में बच्चों को एक्टिंग पढ़ाया। मैंने राइटिंग सिखाई कुछ बच्चों को, एनजीओ के बच्चों को, और कई एनजीओ के बच्चों की मैंने काउंसलिंग की है। मैं वर्धा यूनिवर्सिटी में भी थिएटर पढ़ाने जाती थी और एक जो विमेन ये है स्त्री विमर्श, फेमिनिज्म जिसे कहते हैं, कि पढ़ाई होती है, वो भी पढ़ाती हूँ। तो मैं जहाँ भी गई, जहाँ भी पढ़ाया, कम से कम 1-2 बच्चे ऐसे मिले जिन्होंने कहा आपने मुझे जीने का नया नज़रिया दिया, आपने जीने का नया जज्बा दिया। और वो मुझे माँ, अम्मी अम्मी बोलने लगी। और एक और मेरा बड़ा प्यारा सा बेटा है इमरान, उसके मम्मी पापा नहीं रहे और उसने अचानक मुझे, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी उसके बारे में, अचानक उसने फ़ोन पे मुझे मेरे बर्थडे के दिन, ये 2 साल पहले की बात है, लॉकडाउन था उस दिन, तो मेरे बर्थडे के दिन मुझे मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया जिसमें लिखा था हैप्पी बर्थडे अम्मी। तो मुझे लगा कि ये मैसेज जो है गलती से कोई बच्चा अपनी अम्मी को भेज रहा होगा, मेरे मोबाइल पे आ गया। लेकिन कोइंसिडेंट ये था कि मेरा भी बर्थडे था, तो मैंने कहा ये कोइंसिडेंट है। फिर मैंने कहा कौन हो बच्चे, तुमने किसको बर्थडे विश किया है? तो फिर वो कह रहा आपको अम्मी। तो मैंने कहा तुम कैसे मुझे जानते हो? तो उसने कहा आपके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। दरअसल उनके पिताजी संपादक थे और उन्होंने एक किताब संपादित की थी, तो जिसमें मैंने भी लिखा था मेरा कमरा, तो उसने पढ़ा था और वही मेरा मोबाइल नंबर भी उसको मिला था। तो वो बच्चा मुझे बहुत प्यार देता है, बहुत रिस्पेक्ट देता है, और ऐसे कई बच्चे हैं